हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके E2E क्लासेस में, जहाँ पे हम लोग क्लास 9 का फोर्स चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने फोर्स क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग इस लेक्चर में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और उसके कुछ एग्जाम्पल्स में हम लोग बात करने वाले डीपली अच्छे से। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मोमेंटम क्या होता है, तो आप लोग को शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होगा समझने में अगर हम ऐसे नॉर्मल डेफिनेशन के थ्रू समझाए तो नहीं। चलिए हम लोग पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मतलब मोमेंटम क्या होता है, जो इम्पैक्ट ज्यादा डाल रहा हो, ठीक है, या फिर जो असर ज्यादा छोड़ रहा हो। जैसे हम यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि मेरे पास एक कार है, यहाँ पे एक कार है और यहाँ पे एक ट्रक है। ठीक है, अगर आप ये दोनों के सामने आ जाते हो तो आपको चोट किससे ज्यादा लगेगा? ठीक है, तो कार के साथ तो चोट कम लगेगा लेकिन ट्रक के साथ चोट ज्यादा लगेगा। चोट ज्यादा क्या आप कुचले जाओगे, ठीक है ना, आप निकल लोगे तुरंत ऊपर की ओर, टिकट कट जाएगा आपका। क्यों कटेगा? क्योंकि भले दोनों का वेलोसिटी सेम है लेकिन मास क्या है, मास ज्यादा है। कार का जो मास है वो ट्रक के मास से कम है, ट्रक का मास ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर मास ज्यादा होगा तो आपको इंपैक्ट भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, आप ज्यादा इंजर्ड होगे, वो चीज आप पे ज्यादा असर छोड़ेगा। तो इसका मतलब है जो ज्यादा असर छोड़ा, जो ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है ना, उसका मतलब है उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। ठीक है ना, उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो पहला बात है कि मोमेंटम मास पे डिपेंड किया। ठीक है, अब सेम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ क्या, यहाँ पे दो सेम कार है लेकिन एक कार 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और एक कार 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा। बताओ ये दोनों में से कौन सबसे ज्यादा इंपैक्ट छोड़ेगा? जबकि दोनों सेम कार है, मतलब मास सेम है दोनों का। पहले वेलोसिटी सेम था तो मास जिस पे ज्यादा होगा वो ज्यादा इंपैक्ट डाला। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या, दोनों कार का मास सेम है, सेम कार है, और यहाँ पे एक 30 के वेलोसिटी से एक 10 के वेलोसिटी से कौन ज्यादा इंपैक्ट डालेगा? 30 वाला वेलोसिटी, उससे ज्यादा आपको चोट लगेगा। ठीक है ना, आप ज्यादा दूर फेंका जाओगे, ठीक है, उड़ जाओगे। किससे? 30 किलोमीटर पर आवर से। क्यों? क्योंकि इसका वेलोसिटी ज्यादा है। तो जिसका वेलोसिटी ज्यादा है वो इंपैक्ट भी ज्यादा डालेगा। ठीक है ना, और जिसका वेलोसिटी ज्यादा इंपैक्ट ज्यादा डालेगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि जो मोमेंटम है यहाँ पे वो मास पे भी डिपेंड कर रहा है और वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, समझ में आया? तो अगर हम लोग मोमेंटम को मैथमेटिकली बात करें तो क्या होगा, मोमेंटम को डिनोट करते पी से। किससे? पी से डिनोट करते, स्मॉल पी से हम लोग मोमेंटम को डिनोट करते, स्मॉल पी। तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द मास। मतलब पी इज इक्वल टू एम वी। पी क्या मतलब क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है? मास और वेलोसिटी से। तो उसी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। बताइए समझ में आया? तो सीधा सा बात है, जो ज्यादा इंपैक्ट डाले, जो ज्यादा असर डाले, उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं क्या इसका ऐसा यूनिट। तो देखिए मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो आप लोग इसको बिना जाने आप खुद से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? तो देखो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी। ठीक है ना, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। देखिए यही हो गया मोमेंटम का ऐसा यूनिट, यही है ना। देखिए इसको चाहे इस तरह से लिखे, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, इसको चाहे इस तरह से लिखे या इस तरह से लिखे। समझ में आया? तो ये है क्या, इसका ऐसा यूनिट। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि आपको इंपैक्ट कोई ना कोई डायरेक्शन में लग रहा होता है। ऊपर से नीचे लग सकता है, आगे की ओर लग सकता है, पीछे की ओर लग सकता है। मतलब यहाँ पे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। ठीक है, तो ये मोमेंटम क्या है, समझ में आया आप लोगों को? ये मोमेंटम हम आप लोगों को इसीलिए पढ़ाए क्योंकि जो न्यूटन का सेकंड लॉज ऑफ मोशन है ना, वो मोमेंटम से ही रिलेट करके है। ठीक है, क्या बोलता है न्यूटन का सेकंड लॉज ऑफ मोशन, कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू द अप्लाइड बैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इसका मतलब है कि जितना रेट से आप मोमेंटम को चेंज करोगे, जितना रेट से आप मोमेंटम को चेंज करोगे, या फिर जितना भी आप अनबैलेंस फोर्स लगाओगे, ठीक है, आप जितना भी अनबैलेंस फोर्स लगाओगे आपका मोमेंटम में चेंज उतना ही बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है जो हम बोल रहे हैं आप लोगों से, मोमेंटम में चेंज, रेट, अनबैलेंस फोर्स, ये क्या है। तो देखिए हम नॉर्मल आप लोग को समझाते हैं। मान लेते हैं कि आपका यहाँ एक कार है, ठीक है, वो कार कुछ इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा था। यू मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, जिसका मास कुछ होगा, ठीक है, जिसका मास कुछ होगा और वो इनिशियल वेलोसिटी चल रहा था। आपने क्या किया, स्पीड बढ़ा दिया, तो आपने एक्सीलेट करके स्पीड बढ़ा दिया। इसका मतलब है आपने फोर्स लगाया ना, और वो फोर्स आपने कहाँ लगाया, अंदरूना फोर्स तो नहीं लगा, मतलब अंदर से फोर्स तो नहीं लगा, आपने बाहर से फोर्स लगाया। मतलब क्या लगाया, अनबैलेंस फोर्स लगाया, ठीक है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स आपने लगाया। अब क्या किया आपने, इसका स्पीड बढ़ा दिया, और स्पीड बढ़ा के यू से क्या कर दिया, वी कर दिया। मास तो सेम रहेगा, है ना, मास तो सेम रहेगा। आपने इसका वेलोसिटी क्या किया, बढ़ा दिया। पहले u वेलोसिटी से ये चल रहा था, इनिशियल वेलोसिटी, और इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया इस कार का, ठीक है ना। तो दोनों का तो मास सेम होगा, कार तो वही है। हम लोग क्या किए, फोर्स लगा के हम उसका मोमेंटम चेंज कर दिए, है ना। मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो इस केस में इसका वेलोसिटी u था, और इस केस में इसका वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। तो ये दोनों का मोमेंटम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये pi मतलब ये इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, और ये pf मतलब ये फाइनल मोमेंटम, ठीक है ना। पहले का मोमेंटम ये था, दूसरे का मोमेंटम ये था। अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने मोमेंटम चेंज किया ना, ठीक है, पहले आप mu से चल रहे थे, बाद में आप mv से चल रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों ने मोमेंटम चेंज किया, आपने चेंज इन मोमेंटम लाया। कैसे लाया, तो फोर्स लगा के, एक्सीलेट करके आपने फोर्स लगाया। तो यही बोलता है न्यूटन का सेकंड लॉज ऑफ मोशन, कि हम लोग जितना फोर्स लगाएंगे बाहर से उतना ही मोमेंटम में चेंज आएगा, ठीक है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो इसका जो क्या हो जाएगा, फोर्स क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। यहाँ पे रेट मतलब क्या, किस टाइम से चल रहा है ना, वो चेंज जो ला रहा है, ठीक है, वो मोमेंटम में चेंज जो ला रहा है, उस चेंज को लाने में उसको टाइम कितना लग रहा है, ठीक है ना। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, फोर्स, सॉरी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यही कहता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं फोर्स को। जैसे कि पता आप लोग F से डिनोट करते, ठीक है। ये क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम में चेंज लाना। इसका मतलब क्या हो गया, जब चेंज इन मोमेंटम होता है तो हम लोग को क्या डेल्टा पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा पी का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा पी का मतलब क्या हो जाएगा कि मोमेंटम में चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब पीएफ माइनस पी आई, इसका मतलब यही होता है चेंज इन मोमेंटम, मतलब पीएफ माइनस पी आई। मतलब पहले इनिशियल कितना था, फाइनल कितना था, उसी को माइनस कर देंगे तो ये चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है ना। और टाइम को भी मान लेते हैं, ये भी टाइम में ही तो चेंज होगा ना, तो इसको भी हम लोग डेल्टी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये फाइनली क्या आता है, हम लोग का एक्चुअल न्यूटन का फॉर्मूला आता है, फोर्स का फॉर्मूला आता है, जो कि न्यूटन ने दिया था कि अगर आप मोमेंटम ज़्यादा, अगर आप चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। समझ में आप सभी को यहाँ चीज़। अब देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, तो न्यूटन ने यहाँ कांस्टेंट के दिया, ठीक है, और यहाँ पे डेल पी बाई डेल टी। तो अब क्या कहा कि भाई साहब जब कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट तो आएगा ही। तो उसने क्या किया ना, कांस्टेंट को 1 मान लिया, ठीक है। उसने क्या किया, इस कांस्टेंट का वैल्यू को 1 के बराबर मान लिया, ठीक है, इस कांस्टेंट के वैल्यू को 1 के बराबर मान लिया। तो जो एक्चुअल फोर्स का फॉर्मूला है वो क्या है, डेल पी बाई डेल टी, ठीक है। ये दरअसल चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, ठीक है ना। ये एक्चुअल न्यूटन का फॉर्मूला है। अब आगे जो न्यूटन का फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, वो इसी से आया है।
लेकिन अगर हम बात करें न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन का एक्चुअल फॉर्मूला तो ये होता है, अगर मोमेंटम ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा, लेकिन अगर टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो ये ऊपर नीचे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, साथ में रहेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन ऊपर नीचे रहेगा मतलब एक बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, और अगर इसको घटाओगे तो ये बढ़ेगा और इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा। ये इस तरह से काम करता है। समझ में आप सभी को ये चीज? चलिए अब हम लोग इसका फाइनली डेरिवेशन देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करके फॉर्मूला लाएंगे। यहां तक समझ में आप सभी को? चलिए अब देखिए इसको कैसे डेराइव करें। तो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकाला था, F इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी निकाला था ना, ठीक है ना। अब देखो F इज इक्वल टू क्या हम डेल पी को लिख सकते हैं, ये चेंज इन मोमेंटम है ना, मतलब पहले कितना मोमेंटम था और बाद में कितना मोमेंटम हुआ, मतलब पी एफ मतलब क्या हो गया, ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाई टाइम है तो नीचे टी हो गया, ठीक है। तो F इज इक्वल टू पी एफ कितना था, फाइनल मोमेंटम कितना था, m भी था ना, तो यहाँ पे क्या हो गया m v हो गया और माइनस ये क्या था m u हो गया, पहले u के वेलोसिटी चल रहा था, और डिवाइडेड बाई टाइम, ये टाइम हो गया, ठीक है। अब क्या करो, देखो दोनों में m कॉमन आ रहा है, m कॉमन ले लो, तो m कॉमन आ गया, अंदर में क्या बच गया v माइनस यू बाई टी, है ना, अंदर में क्या बच गया v माइनस यू बाई टी, तो f क्या निकल गया, f इज इक्वल टू m v माइनस यू बाई टी। क्या ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, क्या ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू ma, ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा फॉर्मूला निकल गया न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन से। तो ये था छोटा सा डेरिवेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नॉर्मल कुछ नहीं करना है, ठीक है। पहले क्या था, कार का मास दोनों का सेम था, एक u वेलोसिटी से और एक v वेलोसिटी से चल रहा था, तो इसका मोमेंटम mv हो गया और इसका मोमेंटम mv हो गया। अगर चेंज करेंगे तो दोनों को माइनस कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है ना। तो ये फाइनली हम लोग का यहां तक आके फॉर्मूला आया, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या आया, मास इंटू एक्सीलरेशन। समझ में आया? इसका मतलब है आप जितना एक्सीलरेट करोगे उतना आपका फोर्स बढ़ेगा, और अगर जितना ज्यादा मास होगा उस बॉडी का उतना ही ज्यादा फोर्स भी लगेगा। समझ में आया आप सभी को ये चीज? चलिए अब क्या है, अब इसी के बेसिस पे बहुत सारे एप्लीकेशंस है, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स है या फिर एप्लीकेशंस, आप जो भी बोल लो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। पहला क्या एग्जांपल्स है, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। आप जब भी क्रिकेट बॉल को कैच करते हो, ठीक है, तो आप लोग देखना जब भी आज कैच करोगे ना तो आप हाथ को इस तरह से नीचे लेके आओगे, ठीक है, मतलब यहाँ ऐसे कैच करोगे ना आप हल्का सा हाथ नीचे लेके आते हो, कुछ इस तरह से। देखो क्या करोगे, आप कैच लोगे ना तो हल्का सा हाथ नीचे लेके आओगे, ठीक है। देखिए कैच लिया, ये हल्का सा हाथ नीचे आ गया। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो अभी हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या देखा, ठीक है, अभी हम लोग ने न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन में क्या देखा कि जो फोर्स होगा वो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा टाइम के साथ, है ना, चेंज इन मोमेंटम होगा टाइम के साथ। अब इसका मतलब यहाँ देखो, अगर हम हाथ को नीचे लेके आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ऊपर हम बॉल को पकड़ रहे और हाथ को नीचे लेके आ रहे, मतलब हम टाइम बढ़ा दे रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम समय बढ़ा दे रहे हैं, और जब हम समय बढ़ा देंगे, टाइम बढ़ा देंगे, तो हम लोग को फोर्स कम लगेगा, क्योंकि ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लोग टाइम को बढ़ा दिए तो फोर्स क्या होगा, इनडायरेक्टली वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ये इनवर्सली है, इसलिए हम लोग जब कैच करते हैं ना तो हम लोग हाथ पीछे करके क्या करते हैं, टाइम को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर हम यहीं पे अगर हम पकड़ लिए तो क्या होगा, फिर उस बॉल का जो वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था, मतलब उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, तो उससे हम लोग के हाथ में चोट लग सकता है, ठीक है ना। वो बॉल भी हैवी होता है, ठीक है। अगर आप यहीं पे कैच कर लोगे तो आपको चोट ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप टाइम बढ़ा दोगे ना तो आपको समय कम लगेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल आप लोग को हम लोग देते हैं, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बॉल पकड़ के देखो हमने थोड़ा सा बॉल को नीचे लेके आया, क्यों, ताकि हमने टाइम बढ़ा के फोर्स को कम लग गया, ठीक है ना। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हैज अ लार्ज मोमेंटम। सीधा सा बात है, एक जब बॉल आ रहा है तो उसका मोमेंटम कितना ज्यादा होता है, क्योंकि बैट्समैन उसको हिट करता है तो वो बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से आ रहा होता है, ठीक है। तो मतलब उसका मोमेंटम भी ज्यादा लगेगा, इसलिए हम लोग टाइम बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब इसी पे हम एक और एग्जांपल आप लोगों को देते हैं। अगर कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान ऊपर से कूद रहा होता है, ठीक है, ऊपर से छत से कूद रहा या कहीं से भी कूद रहा होता है, हम लोग नीचे क्या करते हैं, एक स्पॉन्ज लगा देते हैं, ठीक है ना, ताकि वो उस पर गिरे, गद्दा लगा देते हैं,
ठीक है, ताकि वो गिरे और उसको चोट ना लगे। ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, अब सीधा सा बात है, कोई एक इंसान ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, अगर वो फ्लैट सरफेस पे गिरेगा तो उसको चोट ज्यादा लगेगा, है ना। अगर वो फ्लैट सरफेस पे गिरता है तो उसको चोट ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि जब वो गिरेगा तो आपको पता है वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगा, जिसकी वजह से मोमेंटम ज्यादा लगेगा। अगर मोमेंटम ज्यादा लगेगा तो वो धड़ाम से आके क्या गिरेगा, वो सरफेस पे गिरेगा, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा कि उसको चोट ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर भाई हम गद्दा रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो गद्दा पे जैसे ही गिरेगा ना, या फिर सैंड बालू, ठीक है, बालू रख देते हैं, तो वो जब भी बालू पे या गद्दा पे गिरेगा ना तो वो हल्का सा नीचे दबता है, ठीक है। तो हल्का सा नीचे दबा मतलब टाइम बढ़ गया, जो भी जिस मोमेंटम से आ रहा था ना उसका वो टाइम बढ़ गया, तो टाइम बढ़ गया तो क्या हुआ, फोर्स कम लग गया। समझ में आया? इसलिए हम लोग गद्दा पे गिरते तो हम लोग को चोट नहीं लगता, हम लोग बालू पे गिरते तो हम लोग को चोट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब हम लोग गिरते हैं ना, हम लोग हल्का नीचे की तरफ प्रेस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, टाइम बढ़ जाता है, और टाइम बढ़ने से हम लोग को चोट कम लगता है। लेकिन अगर भाई फ्लैट सरफेस पे गिरोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा चोट लगेगा, ठीक है, आप बहुत ज्यादा इंजर्ड हो सकते हो। तो समझ में आया ये एप्लीकेशन? ठीक है, कि हम लोग को जब भी किसी चीज का मोमेंटम कम करना हो तो हम लोग सीधा टाइम बढ़ा देंगे, क्योंकि आप जिस वेलोसिटी से आ रहा है उसको तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम टाइम बढ़ा दे तो क्या होगा, मोमेंटम हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द यूज ऑफ सीट बेल्ट इन कार्स। आप लोग देखे होंगे कार्स में हम लोग सीट बेल्ट यूज करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है अगर हम लोग चल रहे हैं कार से, ठीक है, अचानक से ड्राइवर ब्रेक मार तो हम लोग आगे की तरफ झटका मारते हैं, जहां पे हम लोग का न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगता है, पता है आप लोग को? ठीक है, कि जब भी सडनली कार मोशन में है, अगर वो रेस्ट में आ जाता है तो हम लोग आगे की तरफ फॉल करते हैं, ठीक है ना। अब आगे की तरफ फॉल करें तो आगे में हम लोग का सर जाके जो भी कार के आगे में रहता है उससे जाके टकरा सकता है और हम लोग का सर फट सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, सीट बेल्ट यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अचानक से जब कार ब्रेक लगा के स्टॉप हो गया, ठीक है, तो हम लोग क्या हुआ, हम लोग का बॉडी का मोमेंटम ज्यादा पैदा हुआ, ठीक है, हम लोग को झटका आगे की तरफ लगा, तो वो जो सीट बेल्ट क्या करता है ना, वो टाइम को बढ़ा देता है। हम लोग जैसे गिर रहे होते हैं ना नीचे की तरफ, तो वो ना पीछे की तरफ हम लोग को पुश कर रहा होता है, टाइम को बढ़ा देता है, जिसके वजह से क्या होता है, हम लोग को चोट कम लगता है। मतलब कभी कभी रेयर केस में ऐसा होता है कि चोट लग जाता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं लगता, आप लोग उससे ना बच जाते हो, ठीक है ना। समझ में आया? ड्यू टू द कार लार्ज मोमेंटम, कार्स का जो लार्ज मोमेंटम वो अचानक से जीरो हो जाता है ना, क्योंकि वो जीरो तुरंत हो जा रहा है ना, वो आराम से जीरो होता है तो हम लोग को चोट नहीं लगता। वो तुरंत अचानक से ब्रेक मारो, अचानक से कार रुक गया, ठीक है। तो क्या करता है, जो सीट बेल्ट होता है ना वो टाइम को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण से क्या होता है, हम लोग को चोट कम लगता है, ठीक है ना। समझ में आया? हम लोग इंजर्ड ज्यादा नहीं होते हैं। तो ये है न्यूटन का एप्लीकेशंस। क्या ये दोनों एप्लीकेशंस आप लोगों को समझ में आया? क्लियर है सभी को एप्लीकेशंस? ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है, आप लोग डेली लाइफ में देखते होंगे, ठीक है। चलिए अब हम आप लोग को एक और चीज बताते हैं, ठीक है। आप पहाड़ के नीचे खड़े हो, आप पहाड़ के नीचे खड़े हो, ऊपर से एक छोटा पहाड़, एक छोटा सा पत्थर आ रहा है और एक बड़ा सा पत्थर आ रहा है, बताओ उसमें से आपको चोट किससे ज्यादा लगेगा? तो सीधा सा बात है, बड़ा वाला पत्थर से चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला का मास ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा, ठीक है ना, तो चोट भी आपको ज्यादा लगेगा। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 6 kg। बोला है कि हम लोग कितना फोर्स लगाएंगे, ठीक है, कि एक 6 kg का मास जो है वो 4 मीटर पर सेकंड से एक्सीलरेट कर जाए, ठीक है। तो सीधा सा बात है, हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो हम लोग सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले उस क्वेश्चन में कौन कौन सा डेटा है हम लोग वो लिख लेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक्सीलरेशन दिया हुआ है, मतलब ए कितना दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और मास दिया हुआ है m इज इक्वल टू 6 kg दिया हुआ है, ठीक है। क्या पूछा है, फोर्स पूछा है। तो आप लोग को पता है ना कि फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। न्यूटन का सेकंड लॉ एक और चीज देता है, वो मास और एक्सीलरेशन के बीच का रिलेशन भी बताता है, ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन याद रखना।
तो फोर्स इज इक्वल टू ma होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 6 kg और एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो ऐसा यूनिट जरूरी नहीं है। ठीक है, आप सॉल्व करके आंसर ला लो, वहां आप ऐसा यूनिट दे सकते हो। 6 4 जा 24 हो गया, क्या हो गया 24 हो गया। तो क्या हो गया फोर्स इज इक्वल टू 24। और जैसा कि पता है आपका फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है। ठीक है ना, तो ये क्या निकल गया आंसर 24 न्यूटन। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर क्या कितना फोर्स हम लोग लगाएंगे तो 24 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। क्लियर है, समझ में आया। आप इस तरह से फोर्स का न्यूटन भी लिख सकते हो और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ये दोनों में से अगर कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट to a car a velocity of 30 meter per second in 10 seconds starting from rest. The mass of the car is 1500 kg। सीधा सा बात है, आप अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, तब कुछ किया नहीं जा सकता है। तब एक चीज किया जा सकता है, आप डेटा निकाल लो सारा, बस डेटा निकाल लो और आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या दिया हुआ है। जैसे हम, मेरा कहने का मतलब ये है, देखो क्या बोल रहा है, एक कार का वेलोसिटी कितना है 30 मीटर पर सेकंड है। टाइम दिया हुआ है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब वो रुका था, पहले वो क्या था वो रुका था, उसके बाद वो क्या किया स्टार्ट किया अपना वेलोसिटी 30 का वेलोसिटी चला गया। तो पहले वो रुका था ना, पहले वो रेस्ट में था, मतलब उसका यू क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो गया। क्यों, क्योंकि भाई साहब पहले वो क्या था रेस्ट में था। उसके बाद फिर वो वेलोसिटी चला, कितना वेलोसिटी से 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से चला। ठीक है ना, कितना समय लगाया तो 10 सेकंड का समय लगाया। ठीक है, 10 सेकंड का समय लगाया। मास कितना दिया हुआ है तो 1500 kg दिया हुआ है। क्या पूछा है निकालने फोर्स, क्या बोला है भाई साहब बताओ फोर्स क्या है ना, क्या फोर्स क्या है। अब देखो डेटा निकालिए ना, सारा डेटा निकाल लिए, फोर्स क्या है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा हम लोग का कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास, एक्सीलरेशन यहाँ तो दिया नहीं है, एक्सीलरेशन तो दिया नहीं है, तो क्या एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी होता है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। अब यहाँ देखो सब चीज मेरे को गिवन है, सब चीज मेरे को गिवन है। क्या है, मास है 1500 kg इंटू v है 30 माइनस u है 0 और टाइम है 10। देखिए सब पता था ना, हमने क्या किया सब पुट कर दिया। ठीक है, तो फोर्स क्या निकल गया 1500, 30 में से 0 गया तो 30 बचा और नीचे 10 का 10 बच गया। ठीक है ना, 1 0 कट गया तो यहाँ सिर्फ क्या बचा 1500 इंटू 3। तो 1500 इंटू 3 कितना हो जाएगा तो 4500। और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो फोर्स क्या निकल गया 4500 न्यूटन। समझ में आया, कितना आसान है ना न्यूमेरिकल, इसका कितना सॉल्व करना, बस आप लोग को डेटा पता होना चाहिए। ठीक है, आपको डेटा पता है, आपको फॉर्मूला पता है, तो आप न्यूमेरिकल्स भी आसानी से बना लोगे। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक एक पढ़ेंगे और डेटा लिखते जाएंगे। ठीक है ना, क्या बोला है आंसर इसका, एक ट्रक है वो क्या हो रहा, वो पहले रुका था तभी स्टार्ट हो रहा, मतलब उसका यू कितना हो गया 0 मीटर पर सेकंड है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ, वो 0 से स्टार्ट किया ना, तो वो 0 मीटर पर सेकंड हुआ। एंड रोलिंग डाउन अ हिल्स, और वो रोल कर रहा है हिल्स, वो रोलिंग डाउन अ हिल्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। उसका एक्सीलरेशन क्या कांस्टेंट है, वो हिल से नीचे आ रहा है, उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। इफ ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, जैसे कि आप लोग को पता है 400 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। टाइम कितना लगा रहा है तो 20 सेकंड का टाइम लगा रहा है। ठीक है, और कितना दिया मास, मास इज 7 मैट्रिक टन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नया चीज आ गया, क्या है मास, क्या 7 मैट्रिक टन है। अब इसको हम लोग केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए, तो क्या होता है, तो एक बात याद रखिए, 1000 मीटर में 1 kg, तो 1000 kg में 1 मैट्रिक टन। ठीक है ना,
1000 kg में 1 मेट्रिक टन, इसका मतलब है कि मास कितना दिया हुआ है 7 मेट्रिक टन है ना, ठीक है, टन है ना, इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो कितना से इंटू कर देंगे 1000 से इंटू कर देंगे तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मास कितना हो जाएगा 7000 केजी। समझ में आया, मास कितना निकल गया 7000 केजी निकल गया। क्या पूछा है, पूछा क्या, एक्सीलरेशन भी निकालना है, फोर्स भी निकालना, दो चीज निकालना है, ठीक है ना। तो अब देखो u पता है, s पता है, t पता है, ठीक है। अब बताओ फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था ना, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का कौन सा हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे जिसमें u s और t होता है, तो आप लोगों को पता होगा, और जिससे हम लोगों को क्या निकल जाए, a निकल जाए, एक्सीलरेशन निकल जाए, तो सीधा सा पता है सेकंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉज ऑफ मोशन, सेकंड लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अपने को सब गिवन है, s कितना है 400 है, रख दिया, इज इक्वल टू u कितना है 0 है, t कितना है 20 सेकंड है, प्लस हाफ इंटू a कितना है नहीं पता, t कितना है 20 सेकंड है, तो 20 का होल स्क्वायर, क्योंकि t का होल स्क्वायर है, तो ठीक है ना। अब यहाँ देखो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, यहाँ क्या बचा 400 इज इक्वल टू, ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो 1/2 इंटू ए इंटू 20 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, ठीक है, 20 का होल स्क्वायर क्या हो गया 400 हो गया। अब क्या करेंगे, a को छोड़ के सबको लाते इस तरफ, ठीक है ना, 400 है, ये 2 डिवाइड में ऊपर जाके इंटू हो गया, और 400 इंटू में नीचे आके डिवाइड हो गया, ठीक है ना, और इज इक्वल टू यहाँ पे a बच गया, तो देखो 0 से 0, 0 से 0, 4 से 4 सब कट गया ना, तो सिर्फ क्या बचा 2 बचा, तो एक्सेलरेशन क्या निकल गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन हम लोगों ने कितना निकाल लिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां तक समझ में आप सभी को। चलिए अब क्या बोला था, फोर्स निकालना है, ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, फोर्स का फॉर्मूला यही होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब बताइए मास कितना दिया हुआ था, तो मास कितना था, मास था 7000 केजी हम लोगों ने निकाला, और इंटू एक्सेलरेशन अभी तो निकाला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स कितना निकल गया 7 इंटू 2 14 और 3 0, तो इतना न्यूटन फोर्स कितना लग रहा है, तो 14,000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। आप सभी को समझ में आया, ये क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो, ठीक है। बस डेटा निकालना है हम लोग को, डेटा निकल जाएगा तो हम लोग को क्या चाहिए हम लोग वो निकाल सकते हैं, ठीक है, बस फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए तो फिर बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं जहाँ पे हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो और हम लोग के जो ऑफलाइन क्लासेस है वो भी स्टार्ट हो गए हैं, जिसका लिंक रजिस्ट्रेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, और एड्रेस आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ।